नमस्कार। तो ये है भारत की राज्य व्यवस्था जो कि लक्ष्मीकांत जी की है। और भारत की राज्य व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी का जो ये बुक है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इनफ है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब इसी बुक का रेफरेंस देते हैं। तो भारत की राज्य व्यवस्था यानी संविधान, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे CGPSC हो, UPSC हो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, या कोई भी स्टेट PSC हो, रेलवे हो, SSC हो, पुलिस हो, सभी एग्ज़ाम्स में राज्य व्यवस्था खंड से 8, 10 से 20 तक के प्रश्न आते ही आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारत की राज्य व्यवस्था। और हम इस बुक का लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज भारत की राज्य व्यवस्था। इसका पहला भाग शुरू कर रहे हैं हम। पहला भाग है संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत 11 अध्याय हैं। पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दूसरा है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा है संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। छठवां है नागरिकता, सिटीजनशिप। सातवां है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आठवां है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। नौवां है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। 10वां है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 11वां है संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो भाग 1 है संवैधानिक ढांचा, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि इसी भाग में आपके आधा सिलेबस इसी में कंप्लीट हो जाता है। मूल अधिकार है, नागरिकता है इसी में, है ना। संविधान की प्रस्तावना आ गया, विशेषताएं हैं, और हैं आपके संविधान के मूल संरचना, संशोधन, मूल कर्तव्य, सब कुछ इसी में समाहित है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 1, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुरू करते हैं हम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब संविधान, कानून, विधि कहाँ से बनना शुरू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। तो संविधान जब पूरा बनकर तैयार हुआ तो ये बनने का जो पूरा प्रोसेस है वही है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अंग्रेज़ों का जब आगमन हुआ था भारत में, तो अंग्रेज़ लोग ही यहाँ कानून बनाने की शुरुआत वहीं से हुई है। तो सन 1600 से लेकर 1600, 1700, 1800, 1950 में संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो बनने तक का पूरा जो सफ़र है वही है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। लाइन टू लाइन पढ़िए और हो सके तो इसका शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन आप कितना भी पढ़ लीजिए किसी भी टॉपिक को, जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे तब तक उसका परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रहता। रिवीजन करने के लिए आपके पास 60 नोट्स होना चाहिए। इतनी बड़ी बुक आप कितने बार पढ़ेंगे, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। कॉपी पेन लेकर बैठिए इस अध्याय को पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
तो शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। यहाँ क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। किन्होंने चार्टर जारी किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ब्रिटेन की महारानी थी। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, तो उन्होंने व्यापार करने का अधिकार दिया था उनको। यानी महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करने भेजा था? भारत व्यापार करने। और उन्होंने एक चार्टर दिया था, तो केवल व्यापार तक ही सीमित था। तो उन्होंने 1765 में, यानी कि कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी, यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उसके तहत उनको क्या मिल गया था? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार मिल गए थे। तो इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी कि वो अपना पैर जमाना यहाँ से प्रारंभ किए। उसके बाद क्या हुआ? 1857 में क्या हुआ? क्रांति हुई, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। 1857 की क्रांति हुई, सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है उसको। तो 1858 में इसी सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यानी 1600 से लेकर 1764 तक तो वो व्यापारी रहे। उसके बाद 1765 से लेकर फिर उनको राजस्व और न्याय के अधिकार मिल गए। फिर उसके बाद 1758 के बाद उन्होंने 1858 के बाद जो कंपनी यहाँ एक तरह से शासन करने पर तुली थी, तो देखा महारानी ने, वहाँ ब्रिटिश शासन ने देखा कि यहाँ इसके कारण बहुत ज़्यादा असंतोष है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है सिपाही विद्रोह का एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था। तो उन सबको देखते हुए ब्रिटिश ताज यानी कि वहाँ की शासन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया। और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। यानी कि 2 स्टेज में हम देखेंगे। पहले तो कंपनी का शासन होगा, उसके बाद ताज का शासन, और इन दोनों के तहत हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसी में चलेगा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। सबसे पहली बात तो 1934 में M.N. रॉय, भारत में साम्यवाद आंदोलन के जो प्रणेता थे M.N. रॉय, उनके दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 1934 में इन्होंने सुझाव दिया था कि संविधान होना चाहिए भारत का। तो इसी के जरिए, इसी के फलस्वरूप 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया संविधान सभा का गठन? यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 1946 में। और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। अस्तित्व में कब आया ये तो सब जानते ही हैं, 26 जनवरी 1950 को आया। यद्यपि संविधान और राज व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थीं, फिर भी ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रम और ब्यौरा आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। तो इस दौर में सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। कंपनी का शासन कब तक रहा? 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा। तो सबसे पहले कानून जो आया वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग यानी कि
नियंत्रण कानून है ये। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। और दूसरी बात, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और तीसरी बात, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये तीनों प्रावधान याद रखना है। सबसे ये महत्वपूर्ण प्रावधान है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अगला बात, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, पहली बार मिली मान्यता। और तीसरी बात, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब इस अधिनियम की विशेषताओं पर हम चलते हैं। तो सबसे पहला जो विशेषता है, महत्वपूर्ण है, सारी चीज़ें लाइन टू लाइन ध्यान रखना है और हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। तो पहला जो विशेषता है इस अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, पहला विशेषता, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो अब तक जो बंगाल में राज्यपाल था उसका क्या नाम था? बंगाल का गवर्नर। तो अब क्या नाम दे दिया गया उसको? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये नाम आया है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद किसकी सहायता के लिए? बंगाल के गवर्नर जनरल के सहायता के लिए। पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं देख रहे हैं, ध्यान रखना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये जो जितने भी एक्ट अधिनियम आए हैं ब्रिटिश सरकार की ओर से, उन सब में इसका पढ़ा हुआ उसमें याद आता है, उसका पढ़ा हुआ इसमें याद आता है। तो बार बार मैं इसका नाम लेते रहूँगा, जो भी एक्ट हम पढ़ते रहेंगे उसमें, तो आपके ध्यान में वो बैठते जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, उसी का विशेषता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल नाम हो गया बंगाल के गवर्नर से, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोल लीजिए कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कथन के रूप में भी पूछे जाते हैं। अब क्योंकि पैटर्न जो है परीक्षाओं का वो बदलते जा रहा है लगातार, अब कथन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो लगातार आते हैं, यानी कि 3, 4, 5, 7 कथन दे दिए रहते हैं और फिर नीचे कूट दिए रहते हैं कि 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 4 सही है, इस तरह इनमें से कोई नहीं। तो ये एक कन्फ्यूजन भरा रहता है। तो हमको किसी भी जो टॉपिक रहेगा उसमें का पूरा जानकारी हमें रखना है, ज़रूरी है ये। चलिए दूसरे विशेषता को देखते हैं। दूसरा विशेषता क्या है? इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो देखिए, मद्रास और बम्बई और बंगाल तीनों जगह गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, बम्बई के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो बाकी 2 जगह के गवर्नर थे, बम्बई और मद्रास के, वो इसके अधीन आ गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, अब अधीन ला दिया गया। दूसरा विशेषता ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तीसरा क्या है विशेषता? इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब की गई कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में, और किस माध्यम से किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। तो इसको भी याद रखना है। कुल मिलाकर कितने न्यायाधीश हो गए? 4 न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय जो कलकत्ता है उसमें कितने न्यायाधीश थे? तो 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। किसके माध्यम से इसका गठन किया गया? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं चौथी विशेषता की। तो अगला जो विशेषता है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो पहले क्या होता था, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करते थे और उपहार और रिश्वत लेते थे, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया। नाम ही है इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। जो एक्ट है उसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग, नियंत्रित करना है। किसको नियंत्रित करना है, कंपनी के शासन को नियंत्रित करना है। तो शासन प्रशासन पर नियंत्रण के लिए ये सब जो एक तरह से भ्रष्टाचार है, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रतिबंधित किया गया। क्या प्रतिबंधित किया गया, कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला विशेषता क्या है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की पांचवी विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। क्या स्थापित किया गया इस अधिनियम के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, यानी कि इसी के माध्यम से अब कंपनी काम करेगी। तो नियंत्रण हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई। तो इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो इस तरह से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसके माध्यम से सारी जानकारी कहाँ जाती थी, ब्रिटिश सरकार को जाती थी। और इसलिए अब एक सशक्त नियंत्रण सिस्टम यहाँ स्थापित हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब इसके बाद क्या आएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए अब हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन उससे पहले 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट आया था, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया उसको। वो क्यों आया था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ संशोधन के लिए उसको लाया गया था 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो 1784 के एक्ट को देखते हैं। 1781 का तो बस थोड़ा सा उसमें संशोधन के लिए लाया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित की, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका बस नाम याद रखना है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन से एक्ट को कहते हैं, 1781 के एक्ट को। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक किया। दूसरी विशेषता है, इसने निदेशक मंडल की कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण को अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ माना जाता है। नियंत्रण बोर्ड के नाम से नए निकाय का गठन और द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ। तीसरा जो विशेषता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश से नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ये भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का, तो पहली बार जो भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। किस अधिनियम के द्वारा कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें एक शुरुआती तौर पर नियंत्रण देखा जाता है, जबकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। सब कथनों के माध्यम से पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न,
ज़रूर ज़रूर इसको ध्यान रखना है और नोट्स बनाते चलना है, भले ही शॉर्ट नोट्स ही बनाइए। तो इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं हम 1833 का चार्टर अधिनियम। तो जो चार्टर अधिनियम थे वो 20-20 साल के लिए लाए जाते थे। तो 20-20 साल का इनका जो का था, इनका एक्सपायरी था इनका 20 साल का। तो 20 साल के बाद फिर से चार्टर अधिनियम आता था। तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। ये एक कथन के रूप में पूछा जा सकता है, इस तरह का कथन आता है कि ब्रिटिश शासन भारत के केंद्रीकरण की दिशा में कौन सा अधिनियम निर्णायक कदम था। तो 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम देख रहे हैं हम। इसकी विशेषताएं निम्नानुसार थीं। क्या क्या विशेषताएं थी अब देखते हैं इसके। पहला विशेषता है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1773 में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1833 के चार्टर में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल ऐसा नाम दे दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। तो इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जब भारत नाम आ गया यानी कि पूरे भारत यानी कि पूरे ब्रिटिश जो भारत था वो पूरे क्षेत्र पर संपूर्ण जो नियंत्रण था वो इसी एक्ट यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए, ये हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप जब जो इतिहास है भारत का आधुनिक इतिहास, उसको इसके साथ साथ जब आप पढ़ेंगे, भारत के इतिहास में भी हम इसको पढ़ते हैं, तो उस समय क्या कुछ हो रहा था भारत में, ब्रिटिश इंडिया में, और उसके साथ साथ ये सब जो कानून आ रहे थे, चार्टर एक्ट आ रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये सब एक्ट आ रहे थे। तो उन दोनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए इतिहास को भी इसी के साथ साथ थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, या फिर नहीं पढ़े हैं तो उसको पहले पढ़िए, ब्रिटिश भारत को। और ये जो सन दिया जा रहा है उस सन के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में क्या क्या कुछ हो रहा था उसको ज़रूर पढ़िए। तो दूसरी विशेषता देखते हैं, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, वंचित कर दिया। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारतीय गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो पहले के जो कानून है वो उसको क्या कहा गया, रेगुलेटर, नियामक कानून। और उसके बाद के कानून को यानी कि जो अब बन रहे हैं वो कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो अब अगला देखते हैं, अगली विशेषता क्या है इसकी। अगली विशेषता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, विशुद्ध रूप से पूरी तरह से ये प्रशासनिक निकाय बन गया। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी थी व्यापार करने आई थी पहले, धीरे धीरे उसके व्यापार को समाप्त करके उसको एक प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। और ये जो 1833 वाला जो एक्ट है उसमें पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गया, पूरे सभी व्यापार को। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। यानी कि ब्रिटिश राजशाही है उसके कब्जे में आ गए सारे जो क्षेत्र थे। अगली विशेषता है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया मात्र, सफल नहीं हुआ था। ओपन जो कंपटीशन एग्जाम सिविल सर्विस के लिए था वो उसका शुरुआती प्रयास किया गया, बस मात्र प्रयास 1837 में
तो इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित की गई चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। 1853 का चार्टर अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार देखिए क्या क्या विशेषताएं 1853 के चार्टर अधिनियम का। 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसका इसमें का उसमें याद आता है, उसमें का उसमें याद आता है, उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर रखिएगा। 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। किसका? गवर्नर जनरल की परिषद का। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। तो 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई बॉडी का निर्माण किया, एक नई जो सलाहकारी एक तरह से संस्था का निर्माण किया गया। तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। नई विधान परिषद जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो केंद्रीय विधान परिषद कहाँ से आया है? 1853 के चार्टर अधिनियम से। केंद्रीय विधान परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया को जरूरत थी। 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं देख रहे हैं। दूसरी विशेषता है इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। पहले प्रयास किया गया था 1833 में। 1833 के चार्टर में क्या किया गया था? प्रयास किया गया था जो कि सफल नहीं हो पाया था। अब 1853 के जो चार्टर अधिनियम है उसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन एग्जाम को शुभारंभ किया गया। शुभारंभ इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। भारतीयों को भी अब अधिकार था कि वो भी सिविल सेवा परीक्षा दिला सकते हैं। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में क्या किया गया? मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। किस अधिनियम के तहत किया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति किससे संबंधित है? मैकाले समिति भारतीय सिविल सेवा के संबंध में संबंधित है। अगला विशेषता क्या है? चार्टर अधिनियम 1853 का अगला विशेषता है इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया। कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। यानी कि जो पहले चार्टर अधिनियम आते थे उसमें लिखा जाता था कि ये 20 साल के लिए है, ये 20 साल के लिए है। लेकिन इस अधिनियम चार्टर अधिनियम 1853 में ऐसा कोई भी समय सीमा निर्धारण नहीं किया गया। इसको ध्यान रखना है। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। तो ऐसा था 1853 का, यानी कि अंतिम चार्टर अधिनियम था, ऐसा आप मान सकते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, क्योंकि कंपनी कई तरह से जो ब्रिटिश भारत है उसमें अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहा था, तो इस तरह से हो सकता है। और क्या है 1853 के चार्टर अधिनियम में? इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1853 के चार्टर अधिनियम से प्रारंभ हुआ स्थानीय प्रतिनिधित्व। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद में 6 नए सदस्य थे उसमें से जो 4 सदस्य थे उनका चुनाव किया जाना था प्रांतीय सरकारों से। तो कौन कौन से प्रांतीय सरकारों को इसमें से चुना जाना था? बंगाल था, मद्रास, बम्बई और आगरा। ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे ताज का शासन। अभी क्या देख रहे थे? कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक।
और 1858 से 1947 तक ताज का शासन यानी कि डायरेक्ट शासन होगा, ब्रिटिश शासन। तो इस परिप्रेक्ष्य में आया 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये पहला है ताज शासन का पहला अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1858 का ताज का शासन कैसे शुरू हो गया, आप सब जान ही रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद किया गया। तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति को। अब भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1858, उसको क्या कहा गया, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर देगी। 1853 के चार्टर अधिनियम में ही कोई समय सीमा निर्धारित नहीं था, वो कभी भी समाप्त कर सकते थे, और यही जो समय था 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया, किस अधिनियम के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और जो भी क्षेत्र थे, जो भी ब्रिटिश भारत था, उसको सभी शक्तियाँ जो है ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित, ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब सीधे ब्रिटिश शासन यहाँ राज करेगी। चलिए देखते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम की जो विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। 1773 में क्या किया गया था, 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर 1833 में क्या किया गया था, बंगाल के 1853 या 33 या 53, कब किया गया था, याद कीजिए, क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। अब 1858 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह यानी कि वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, डायरेक्ट प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। तो 3 नाम आ गए, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। दूसरी विशेषता है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली की समाप्त कर दी। तो नियंत्रण बोर्ड था और निदेशक कोर्ट था, इनकी अब जरूरत क्या है, अब तो डायरेक्ट शासन होगा। द्वैध प्रणाली समाप्त हो गई, द्वैध प्रणाली, डायरकी जो डायरकी शासन जो है वो समाप्त हो गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी। तो अगली विशेषता क्या है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्यीय परिषद, 15 सदस्यीय। किसकी सहायता के लिए, भारत सचिव। भारत सचिव क्या है, 1858 के का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत एक नया पद सृजन किया गया, भारत सचिव, जो वायसराय की सहायता के लिए था। वायसराय और भारत सचिव, जो एक सलाहकार समिति थी, जो 15 सदस्यीय जो समिति बनाया गया भारत सचिव की सहायता के लिए, एक सलाहकारी समिति, परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। 15 सदस्यीय था, याद रखना है। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, निगमित निकाय, और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। भारत में भी वो मुकदमा कर सकता, इंग्लैंड में भी कर सकता था भारत सचिव। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, यानी कि भारत सचिव पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, बल्कि सुधार, लगातार अब सुधार करना था, क्योंकि भारत में कई तरह से आंदोलन के बीज बोए जा चुके थे और लगातार सुगबुगाने लगी थी यहाँ क्रांति जो है। असंतोष था लोगों के मन में और कई तरह के राजनीतिक दल, छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल उभरने लगे थे।
और भाप गए थे अंग्रेज की अब यहाँ का जो शासन है उसको सुधारा जाना बेहद आवश्यक है, तभी हम लंबे समय तक यहाँ शासन कर सकते हैं। तो उसी दिशा में, एक सुधार की दिशा में ब्रिटिशों का ये प्रयास शुरू हुआ। तो 1861, 1892, 1909 के भारत परिषद अधिनियम अब देखते हैं। तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। कैसे था, आइए देखते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताओं को। तो क्या किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम में? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो देखिए, जहाँ जहाँ किसी नए चीज़ की शुरुआत हुई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर कहीं से कोई प्रश्न बनता है तो खास करके जो नए चीज़ होते हैं वहीं से, नए चीज़ों को जब शुरुआत होता है तो वहीं से प्रश्न खड़े होते हैं। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कहाँ से? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। कौन कर सकता था? वायसराय। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और संत सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो ये 3 पहले भारतीय थे जिनको जो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में इनको नामांकित किया गया प्रतिनिधियों के रूप में। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय प्रतिनिधियों के रूप में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब शामिल किया गया? 1862 में। किसने शामिल किया? लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम के तहत किया गया ये? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। कौन कौन है? 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। विधान परिषद में इनको मनोनीत किया गया। मनोनीत। दूसरा विशेषता क्या है 1861 के भारत परिषद अधिनियम की? इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। पूरी तरह से केंद्रित हो गया था बंगाल का, जो भारत का गवर्नर जनरल जब बना था, बंगाल का गवर्नर जनरल जब भारत का गवर्नर जनरल बना था तो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के पावर पूरी तरह से छीन ली गई थी। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ कि विधायी शक्तियाँ पुनः उनको दे दिया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत। विकेंद्रीकरण, जब एक केंद्र से शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है तो बांटा जाता है शक्तियों को नीचे की ओर। ठीक है, यही है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ इस अधिनियम के द्वारा। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। 1773 में क्या हुआ था? केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। और अभी 1861 में, यानी लगभग 100 साल बाद क्या हो रहा है? विकेंद्रीकरण की शुरुआत। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया था कौन? केंद्रीकरण। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता कब तक? 1937 तक। जब प्रथम चुनाव हुआ 1937 में, तब तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल। 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई, क्योंकि 1937 में आम चुनाव हुए थे। तो इस तरह से आगे देखते हैं इसके अगला जो विशेषता है इस अधिनियम के। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है कि कहाँ कहाँ विधान परिषदों का प्रथमतः गठन हुआ। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की।
वायसराय को क्या किया गया, परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। तो पोर्टफोलियो प्रणाली कौन लेकर आया था, लॉर्ड कैनिंग 1859 में लेकर आए थे। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का क्या किया गया, अगले पेज पर देखते हैं। उनको एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। तो देख रहे हैं आप, अध्यादेश आज भी राष्ट्रपति द्वारा और राज्यों में राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है। तो ये सब जो कानून बन रहे थे वे सारे के सारे आज के जो हमारे संविधान पूर्णतः जो बन चुका है उसी का कहीं ना कहीं एक तरह से पृष्ठभूमि, तो इसी को हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है कहाँ से क्या चीज़ आया है उसको समझना, उसको जानना और उसको याद भी रखना है हमको, ताकि परीक्षा की दृष्टि से हम प्रश्नों का सही समाधान कर सकें। आइए आगे चलते हैं 1892 के अधिनियम पर, उसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो 1892 का जो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, सरकारी सदस्य और ये गैर सरकारी सदस्य है। अगला विशेषता क्या है इसका, अगली विशेषता है इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का, यानी कि वायसराय को शक्ति दिया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन वो कर सकता था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। प्रांतीय विधानसभा जो विधान परिषद थे उसके गवर्नर को इन सब संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति थी और केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय के पास शक्ति थी। फिर आगे चलते हैं। तो इस अधिनियम यानी कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। तो देखिए, चुनाव शब्द का अभी तक कोई कहीं पर निश्चित रूप से वहाँ वर्णन नहीं मिलता है, तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे कब चुनाव शब्द का कब कहाँ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ नामांकन की प्रक्रिया कहा गया है जो कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर किया जाता था। 1909 के अधिनियम को देखते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, अनेक परीक्षाओं में, कि कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव। राज्य सचिव का कहाँ पर जिक्र आया है, कहाँ सृजन हुआ है राज्य सचिव पद का, आप देख लीजिएगा। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत में वायसराय थे, वायसराय और उधर भारत के राज्य सचिव मार्ले और मिंटो। तो दो लोग थे यहाँ पर, दो व्यक्ति, मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो सुधार नाम से 1909 के अधिनियम को जाना जाता है। तो इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई।
और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। तो प्रांतीय जो विधान परिषद थे इनकी संख्या वहाँ पर समान नहीं थी, ठीक है, और केंद्रीय परिषद में 16 से 60 हो गई थी। दूसरी जो विशेषता है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। देख रहे हैं क्या हो रहा है, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को मान्य रखा गया था, यानी जो सरकारी सदस्य थे उन लोग मत देते थे और उनकी बहुमत को मान्य किया जाता था, जबकि जो प्रांतीय परिषद थे उनकी शक्ति बढ़ाई गई, यानी कि गैर सरकारी सदस्यों को वहाँ पर अधिक अधिकार दिया गया। तो गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति वहाँ पर दिया गया, यानी कि उनको भी मत देने का अधिकार और उनके बहुमत को मान्य करने का उनको अधिकार दिया गया प्रांतीय परिषदों में। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है हमको कि केंद्र में तो भले ही एक तरह से शक्ति का केंद्रीकरण है, किंतु जो राज्य है उनको भी, यानी कि जो प्रांतीय परिषद थे उनको भी अब शक्तियाँ दी जाने लगी, और गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो भारत के जो प्रतिनिधि थे उनको भी अब अधिकार दिया गया, ताकि उनको ऐसा लगे कि वो भी भागीदार हैं शासन में। तो शासन में उनको भागीदारी करने के लिए और शासन में सुधार का कार्य चल रहा है लगातार। 1858 से लेकर जो भी कानून अधिनियम आ रहे हैं उनमें भारत में ब्रिटिश शासन का जो सुधार है उसका रवैया दिख रहा है। अगली विशेषता, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, यानी अब वो लोग भी बहस कर सकते थे, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी सदस्यों को भी यहाँ पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प रखना आदि उनको अधिकार दिया गया। तो ये अनुपूरक प्रश्न पूछना कौन से अधिनियम से लागू किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह के टर्म को हमको याद रखना है और इसी तरह के टर्म को ही शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसमें हमको लिखना है। तो अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, ये सब कहाँ से आया है? 1909 के भारत शासन अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार से आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का अगला जो विशेषता है, इस अधिनियम के अंतर्गत, चौथी विशेषता, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। जहाँ पर पहली बार शब्द आया है उसको विशेष करके ध्यान रखना है, अंडरलाइन करके रखना है, उसको बोल्ड करके रखना है। आपको जो करना है वो कीजिए, पिन कीजिए, उसको नोट्स में ज़रूर समाहित कीजिए। तो पहली बार क्या किया गया, किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम, सॉरी मैं कई बार शासन कह चुका हूँ, ये भारत परिषद अधिनियम चल रहा है अभी पर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इनका नाम याद रखना है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, इसको भी याद रखना है, अंडरलाइन करके रखना है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया, पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिनको वायसराय की परिषद में एसोसिएशन बनाने का अधिकार मिला। अगली विशेषता देखते हैं। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, देखिए पृथक निर्वाचन आया है यहाँ पर। पृथक निर्वाचन का प्रावधान कहाँ से है, ऐसा पूछा जाता है। मुस्लिमों को किसको दिया गया? पहले मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान दिया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। सांप्रदायिकता को वैधानिकता कौन से अधिनियम से आया है? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को याद रखना है आपको, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। इसने क्या किया? प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। किन किन के लिए अलग प्रतिनिधित्व किया? देखिए मुस्लिमों के लिए तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया ही, पृथक निर्वाचन किया,
मुस्लिमों का जो मुस्लिम प्रतिनिधि का निर्वाचन मुस्लिम लोग ही कर सकते थे। और अगला इन्होंने इस अधिनियम में किया गया कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में। भारत शासन अधिनियम देखिए, अभी तक क्या चल रहा था, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम चल रहा था 1861, 92 और 1909। तो अब 1919 आ गया, भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इससे पहले के अधिनियम में क्या कर रहे थे, भारत में अच्छा शासन व्यवस्था यानी कि सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, ऐसा उनका कहना था, ऐसा उनका मानना था। और जो भारतीय लोग हैं, भारतीय जो जनप्रतिनिधि नेता वगैरह हैं, जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, उनको क्या समझाया जा रहा था ब्रिटिशों को द्वारा कि हम भारत में जो शासन कर रहे हैं उसमें लगातार हम सुधार कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के अधिनियम हम लेकर आ रहे हैं, लगातार सुधार वाला अधिनियम। अब यहाँ से क्या किया गया, पहली बार घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या है, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार यानी कि आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर हम देंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कहीं कोई मुद्दा उठता है, कोई सवाल आपके मन में है किसी भी प्रकार का, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो, चाहे आपसे जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित, तो हम उत्तर देने के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना पहली बार ऐसा घोषित किया गया। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। देखिए 1919 में तो भारत शासन अधिनियम बनाया गया, लेकिन वो लागू कब से हुआ, 1921 से। ये हम ध्यान रखना है आपको। इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग कौन थे, भारत के राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय थे। 1909 वाले को क्या नाम दिया गया था, मार्ले मिंटो सुधार, और 1919 वाले अधिनियम को क्या कहा गया, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। तो वहाँ पर मार्ले जो थे वो राज्य सचिव थे भारत के, यहाँ पर मॉन्टेग हैं राज्य सचिव भारत के, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं यहाँ पर 1919 अधिनियम में। और 1909 में कौन थे, मिंटो, लॉर्ड मिंटो। चलिए इस अधिनियम की विशेषताओं को देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इस अधिनियम। 1919 भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं को हम अब देख रहे हैं। पहला विशेषता है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। देखिए उन्होंने जो कहा था उत्तरदायी सरकार, वही काम अब करना शुरू कर रहे हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान किया और उन्हें अलग कर दिया, और राज्यों और केंद्रीय राज्यों पर जो है केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। कौन से अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के तहत। 1919 भारत शासन अधिनियम यानी कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे, आपको पता हो गया है, जरूर पता होना चाहिए। तो अब केंद्र और प्रांत को अलग अलग कर दिया गया, उनकी सूचियों को अलग कर दिया गया और उनके सूचियों पर उनको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। केंद्रीय और एकात्मक बने रहने का मतलब है जो विशेष और मुख्य जो शक्तियां हैं वो केंद्र पर ही, और जो अन्य जो सामान्य जो राज्य विषय हैं वो उनकी शक्ति राज्य पर। देखते हैं इसको आगे हम क्या कहा जा रहा है, केंद्रीय और एकात्मक ढांचा का क्या मतलब है। आज भी हम जो संघीय हमारा ढांचा है उसका एकात्मक और संघात्मक दोनों तरह की शक्ति है, दोनों तरह का जो हम रूप देखते हैं संविधान में, यहीं से कहीं ना कहीं यहीं से आया है, क्योंकि ये हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान। दूसरी विशेषता पर स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी विशेषता क्या है, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। क्या किया गया, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो गवर्नर को हस्तांतरित विषयों पर अधिकार था और उनकी सहायता कौन करते थे, मंत्री। कौन मंत्री, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे।
आज भी हम देखते हैं कि जो मुख्य जो शक्ति होता है, संवैधानिक शक्ति, वो किसके पास होता है? राज्यों में, राज्यपाल के पास। किंतु किसके निर्देशों पर और किनकी सहायता से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सहायता से, जिसके जो मुख्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, समझ लीजिए एक तरह से वो मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को पूरा पावर होता है। लगभग उसी तरह का यहाँ पर किंतु यहाँ पर गवर्नर को शक्ति था, और जो मुख्य था वो केंद्र पर निर्भर रहते थे। आइए देखते हैं इसको और विस्तार से। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। ध्यान रखना है, लाइन टू लाइन इसको याद रखना है, और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषय, दो विषयों पर बांटा गया ना, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। तो आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। कार्यपालिका की जो थे, कार्यपालिका जो था, कार्यपालिका माने कि जो कार्य संचालित करते हैं, यानी कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक जो तंत्र होता है वो, जैसे कि जिले में सबसे मुख्य जो प्रशासनिक पद होता है वो किसका होता है? कलेक्टर का होता है। आज उस समय भी पीसीएस यानी कि आईसीएस स्टार्ट हो गया था, सिविल सर्विसेज चालू हो गया था ना। तो आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की परिषद जो होती थी उसकी सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यानी कि यूनानी शब्द जो है डाइआर्की से व्युत्पन्न शासन पद्धति कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही है। अगली विशेषता देखते हैं 1919 के मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार का। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई है और द्विसदनीय व्यवस्था, ध्यान रखना है आपको, 1919 मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होते थे? प्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी हम आगे समझेंगे, लेकिन ये शब्द याद रखना है, प्रत्यक्ष निर्वाचन और द्विसदनीय व्यवस्था कब और कहाँ से, लोकसभा राज्यसभा का गठन कहाँ से हुआ, कौन से अधिनियम से, उसको हम याद रखना है। अगली विशेषता है, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, देखिए कमांडर इन चीफ और 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, यानी कि 6 सदस्य थे जिनमें कमांडर इन चीफ था। तो कमांडर इन चीफ तो वायसराय ही थे, उनको छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था, यानी कि आधा आधा हो गया, 3 भारतीय 3 ब्रिटिश। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। पहले को इनको था मुस्लिमों के लिए सबसे पहले सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति है उसको आरंभ किया गया था। अब यहाँ से 1919 के अधिनियम से इसका विस्तार किया गया सिखों पर, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। आगे हम देखते हैं, इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। अगला विशेषता है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया इस कानून के द्वारा। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। कौन से अधिनियम के तहत किया गया आपको पता है। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। भारत सचिव द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसको किसको स्थानांतरित कर दिया? उच्चायुक्त को। देखिए लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। देखिए अब उसको पास में बुला लिया गया, यानी कि जो उत्तरदायी जो एक तरह से संस्था था उसके द्वारा अब लंदन में उच्चायुक्त हुए और यहाँ से जो भी सूचनाएं थी वहाँ स्थानांतरित किया गया। भारत सचिव के कार्य को भी वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया उच्चायुक्त कार्यालय को। ये सब कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं आपको याद है ना, ध्यान में रहना चाहिए हम कौन से अधिनियम में हैं अभी। 1919 के मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। इसके एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
1926 में, ध्यान रखना है। अगली विशेषता, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के अधिकृत कर दिया। अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो इस अधिनियम के बाद आता है आपका साइमन आयोग, साइमन कमीशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये साइमन कमीशन। बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। 7 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं थे इसमें, ये भी पूछा जाता है। कब ये भारत आया, ये भी पूछा जाता है। नवंबर 1927 में 7 सदस्यीय। क्यों आए थे? भारत की स्थिति का पता लगाने, किस लिए? नए संविधान के निर्माण के लिए। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है, जॉन साइमन, इसीलिए साइमन कमीशन कहा गया। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया आयोग ने। तो सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीय संविधान के निर्माण का पता लगाने ये लोग आए थे और कोई भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर हमारे भारत में सभी दलों ने, यहाँ के सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों में क्या था, चलिए देखते हैं। तो प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ और भी बोलूँगा कि जब हम संवैधानिक इतिहास, है ना, संविधान का इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके साथ ही साथ भारत के इतिहास का वो जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम में ये सब चीज़ हो रहा है, उस समय ब्रिटिश भारत में क्या क्या घटनाएं घट रही थी, क्या क्या आंदोलन चल रहे थे, उन पर भी ध्यान देना, उसको भी पढ़ना साथ साथ बहुत ही आवश्यक है। भले आपने पढ़ लिया हो या नहीं पढ़ा हो, पढ़ लिए हो तो रिवीजन कीजिए, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए उसको, तभी ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो गोलमेज सम्मेलन को भी पढ़िए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों का पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1935 बेहद इम्पोर्टेंट है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद है सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो कब किया गया, किसके द्वारा किया गया कम्युनल अवार्ड की घोषणा, आपको याद रखना है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया। इसीलिए बहुत बड़ा ये जो घोषणा था, इसका असर पूरे भारत में पड़ा और आज भी इसके लिए काला दिवस मनाया जाता है, पुना पैक्ट हुआ था इसके कारण। आगे देखिए, दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए, क्योंकि उनका मानना था कि जो दलित हैं वो भी हिंदू ही हैं और हिंदू की जो वर्ण व्यवस्था है, सिस्टम चल रही थी, जिसके कारण जो दलित थे, जो अछूत थे, जिनको अछूत कहा जाता था, SC ST OBCs जो थे, उनके अधिकार के लिए वो बिल्कुल कार्य कर रहे थे और उनको हिंदुओं से अलग मानना ये उनको गंवारा नहीं था। तो गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की वर्धा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए, यानी कि आरक्षण का जो प्रावधान है वो यहीं से आया है। तो ये कम्युनल जो अवार्ड है बेहद इम्पोर्टेंट है। आइए अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम को। देखिए, कम्युनल अवार्ड में जो था वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच
पुनः पैक्ट हुआ था, उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। आगे चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935। तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। क्या क्या थीं इसमें ध्यान रखना है। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, है ना। लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, एक मील का पत्थर साबित हुआ ये पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए। अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। पहला विशेषता, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कौन से अधिनियम ने की? 1935 के भारत शासन अधिनियम ने। इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, यानी कि एक माना गया राज्य और रियासतों को। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें दोनों के लिए 36 विषय थे। आज भी हम सूचियाँ देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी चीज़ याद रखना है कितने कितने विषय थे भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो इसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। जो भी इसके अतिरिक्त जो शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियाँ वायसराय के पास। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। यह अस्तित्व में नहीं आया था, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगली विशेषता, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। सॉरी, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी, उसको समाप्त कर दिया और जो प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि जो स्वयं की उनकी शक्ति थी वो प्रारंभ हो गया। राज्यों के अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। आज भी होता है। गवर्नर कैसे काम करता है? मंत्रियों की सलाह पर काम करता है, अनिवार्यतः वही काम करते हैं जो मंत्रियों द्वारा सुझाया जाता है। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दिया गया। याद रखना है इसको। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, लेकिन ये जो व्यवस्था था वो कब शुरू किया गया? द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कब किया गया? 1937 में, और समाप्त भी हो गया 1939 में। याद रखना है। कब से कब तक रहा? कितने वर्ष रहा? 2 साल। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। अब देखिए, प्रांतों में समाप्त हो गया द्वैध शासन, केंद्र में स्टार्ट हो गया 1935 के अधिनियम से। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। संघीय विषयों को 2 विषय बनाने, संघीय विषयों को 2 भाग में बांटा गया, आरक्षित और स्थानांतरित। क्योंकि जो राज्य थे यानी कि जो प्रांत थे उसमें ये व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब केंद्र के स्तर पर यह व्यवस्था आरंभ किया गया। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। देखिए, व्यवस्था तो बनाया गया लेकिन ये लागू नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये व्यवस्था तो तब 1935 में चालू हुआ था। ऐसा नहीं है, चालू यानी कि बनाया जरूर गया था लेकिन लागू नहीं हुआ। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, 11 राज्य थे उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे। अगली विशेषता 1935 अधिनियम के, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। भारत शासन अधिनियम में क्या किया? 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और क्या था 1935 के अधिनियम में? इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया, 10% जनसंख्या को। इसके अतिरिक्त देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया 1935 के अधिनियम से। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। देखिए, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना तो किया ही, संघीय लोक सेवा आयोग भारत में,
साथ ही साथ प्रांतीय सेवा आयोग जैसे कि PCS, आज हम जो PSC का एग्ज़ाम दिलाते हैं वो उसकी, और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की, जैसे कि आज चलता है SSC। अगला जो विशेषता है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। देखिए 1774 में क्या होगा था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ किया था? कलकत्ता में। और ये क्या है? संघीय न्यायालय है। संघीय न्यायालय का संघ मतलब तो समझ ही रहे होंगे। तो 1937 में हुआ संघीय न्यायालय का स्थापना। किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और ये अंतिम अधिनियम है। इसके बाद तो स्वतंत्र हो जाएगा भारत, और फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो चल ही रही है 1946 से। ये सब आप भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास में ज़रूर पढ़िए साथ साथ, तभी अच्छे से समझ में आएगा और दिमाग में बैठेगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखते हैं हम। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, कौन से प्रधानमंत्री याद रखने हैं? क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 30 जून 1947 को, देखिए घोषणा क्या हुआ था, 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। क्यों नहीं हुआ 30 जून को भारत स्वतंत्र? मुस्लिम लीग आ गया, अड़ गया, यहाँ पर विभाजन चाहता है, वो पाकिस्तान बनाना चाहता है। 3 जून 1947 को ब्रिटिश शासन ने फिर से क्या, 3 जून 1947 को स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन सभी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? 3 जून 1947 को, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। पहला विशेषता, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। आपको पता। अगली क्या बात कही गई? इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, यानी कि वे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते थे। स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर मिल रहा था दोनों ही डोमिनियन को। अगला है, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जो सबसे पहले था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय का पद सृजन हुआ था। तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया, गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। इसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। जो नया कैबिनेट बनाया गया था उसके सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था, सीधा यहाँ सिफारिश किया जाता और वहाँ उसकी नियुक्ति की जाती। चलिए आगे चलते हैं। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ रहे हैं। लाइन टू लाइन समझना है और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। आइए अगला देखते हैं। अगली विशेषता 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम की। इसने दोनों डोमिनियनों राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। तभी तो अलग अलग देशों से जो संविधान को पढ़ करके, उनको समझ करके, उसमें से कुछ प्रावधान ले करके हमारा संविधान निर्माण किया गया है। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। अर्थात अब कोई भी ब्रिटेन का कोई भी कानून अब यहाँ लागू नहीं होगा और भारतीय जो लोग हैं, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ का जो संसद यहाँ बन रहा था, उसको अब पूरी तरह से
छूट थी कि वो लोग यानी कि पूरी तरह से ये लोग स्वतंत्रता दे रहे थे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गईं। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही यह व्यवस्था की हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवक में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवक कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। 14-15 अगस्त 1945 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। किसने शपथ दिलाई प्रधानमंत्री नेहरू को? लॉर्ड माउंटबेटन ने। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो ये थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। याद रखना है सी राजगोपालाचारी का नाम, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब इसके अगले भाग यानी कि लक्ष्मीकांत जी का जो राज्य व्यवस्था है, भारत का राज्य व्यवस्था, उस बुक को हम पूरा स्टडी करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आएंगे। धन्यवाद।